हाँ भाई, तो आज हम लोग अपने पास एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है शेयर कैपिटल। ठीक है, ये तुम लोगों ने काफ़ी जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं अपने पास 12th क्लास से पढ़ के आ चुके हैं, तो नई बात कुछ नहीं है किसी के लिए भी। ठीक है, हाँ साइंस वाले जो बच्चे हैं उनके लिए शायद एक बार के लिए बिल्कुल नया हो और थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग भी हो, तो इसलिए हम इसको बेसिक से लेके चलेंगे अपने पास। ठीक है, तो सबसे पहले वर्ड जो हमारे पास आ रहा है वो है कैपिटल। ये वर्ड कैपिटल हम सभी जानते हैं। कैपिटल मतलब जो बिजनेस में ओनर ने एक तरीके पैसा डाल रखा है, प्रोप्राइटर का जो पैसा डाला हुआ है। और शेयर कैपिटल का मतलब क्या हो गया? जहाँ पे हमने कैपिटल के टुकड़े करे और वो टुकड़े सब में थोड़े थोड़े बांट दिए, तो वो हो गया कैपिटल में सबका शेयर, इसलिए उसको क्या बोलते थे हम? शेयर कैपिटल। ठीक है, तो शेयर कैपिटल कौन इशू कर सकता है? शेयर कैपिटल सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी इशू कर सकती है। प्रोप्राइटर नहीं इशू कर सकता, पार्टनरशिप फॉर्म नहीं इशू कर सकती, सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी इशू कर सकती है। मतलब आपको कंपनी फॉर्म करनी पड़ेगी। शेयर कैपिटल कितने तरीके की होती है? दो, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्यों बोला जाता है? क्योंकि उनको प्रेफरेंस दी जाती है दो चीज़ों में। क्या क्या चीज़ें? एक तो डिविडेंड, एक जब वाइंड अप करता है कंपनी तब तो प्रेफरेंस मिलती है। जब डिविडेंड बांटा जाएगा तो पहले इक्विटी वालों को छोड़ देंगे, पहले प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड मिलेगा। और जब कंपनी वाइंड अप होगी, वाइंड अप होने पे असेट्स बेचे जाएंगे, लायबिलिटीज पे ऑफ की जाएंगी, उसके बाद जो बचेगा पैसा उससे पहले प्रेफरेंस वालों को पेमेंट होगी, उसके बाद पैसे बचे हुए से इक्विटी वालों को पेमेंट होगी। तो ये हो गया हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल वो हो गए जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है, मतलब जिनको प्रेफरेंस नहीं मिलती है। इक्विटी शेयर कैपिटल पे शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स मिलते हैं। ठीक है, ये सारी बातें हमने अभी भी कुछ दिन पहले कंपनीज एक्ट के अंदर भी पढ़ी हैं। ठीक है, जिसने भी वीडियोस नहीं देखी जाके कंपनीज एक्ट की वीडियोस देख लेना, मिल जाएंगे तुम्हें। ठीक है, तो शेयर कैपिटल क्या है? जब आप कंपनी की कैपिटल को छोटे 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 टुकड़ों में डिवाइड कर देते हो, वो जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको क्या बोलते हैं हम? शेयर्स। तो जितने भी शेयर्स आप होल्ड करोगे उतने आप शेयर होल्ड कैपिटल कंपनी में होल्ड करते चले जाओगे और उतने ही वोटिंग राइट्स आपको मिलते चले जाते हैं। ठीक है, ये बात हम सभी को पता है। अब कंपनी की जो शेयर कैपिटल है, ये हम सारी वो चीज़ें पढ़ रहे हैं जो हमने उसमें पढ़ रखी है अपने पास कंपनीज एक्ट के अंदर एक बार। ठीक है, कंपनी की मैक्सिमम जो शेयर कैपिटल होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मैक्सिमम शेयर कैपिटल जो कंपनी इशू कर सकती है उसको क्या बोलते हैं हम? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल या नॉमिनल शेयर कैपिटल या रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल। ठीक है, इसको बोलते हैं हम ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। कहने का मतलब मैक्सिमम कैपिटल विच अ कंपनी कैन इशू। तो सर मैक्सिमम कैपिटल कितनी इशू कर सकती है कंपनी? कितना भी अमाउंट करना चाहे कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी हमारी तीन तरीके की हैं, ओपीसी, प्राइवेट और पब्लिक। वैसे एक और है, गवर्नमेंट कंपनी भी आ जाती है, बट अभी के लिए समझो तीन बेसिकली, ओपीसी, प्राइवेट और पब्लिक। तो इनके लिए कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी रख सकते हैं। हाँ, प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम ऑथराइज शेयर कैपिटल जो प्रिस्क्राइब्ड है वो है 1 लाख। पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम प्रिस्क्राइब कैपिटल है 5 लाख। पेड अप शेयर कैपिटल प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल प्रिस्क्राइब्ड है। सबको लगता है कि भैया पेड अप शेयर कैपिटल 1 लाख होनी चाहिए, नहीं, ऑथराइज शेयर कैपिटल मिनिमम 1 लाख और 5 लाख है। ठीक है, तो ये होगी हमारी मैक्सिमम कैपिटल जो एक कंपनी इशू कर सकती है। ठीक है, ये कहाँ लिखेगी कंपनी कि मैक्सिमम कैपिटल इतनी है? ये बात कहाँ लिखेगी कंपनी? एमओए में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन जिससे कंपनी गवर्न होती है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कितने क्लॉजेज होते हैं? 7 क्लॉजेज होते हैं, 7 क्लॉजेज होते हैं। और इसके कौन से क्लॉज में लिखी होगी मैक्सिमम कैपिटल कंपनी की? कौन से क्लॉज में लिखी होगी? कैपिटल क्लॉज में। कंपनी की मैक्सिमम ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कितनी होगी? ठीक, अगली जो होती है वो होती है हमारी इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल मतलब क्या है
कि हमने मैक्सिमम कैपिटल जो है उसमें से कितनी इशू कर रखी है। तो लेट अस सपोज हमने मैक्सिमम कैपिटल अपने लिए 5 करोड़ चूज़ करी हुई है कि हम 5 करोड़ तक इशू कर सकते हैं। उसमें से हमने जितने एक्चुअली में इशू करे पब्लिक को उसको बोलेंगे हम इशूड शेयर कैपिटल। तो ये किस हद तक जा सकता है इशूड शेयर कैपिटल? इसकी जो लिमिट है वो मैक्सिमम लिमिट है 5 करोड़ तक, क्योंकि वो ऑथराइज शेयर कैपिटल की लिमिट फिक्स कर रखी है। उससे ज़्यादा कभी भी नहीं जा सकता, उससे कम भले जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया कि आपने 5 करोड़ में से कितनी एक्चुअली में इशू करी। नेक्स्ट होती है हमारे पास सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल क्या होता है? हमने जितनी भी कैपिटल इशू करी इसमें से कितने के सब्सक्रिप्शन आए। सब्सक्रिप्शन का मतलब है कितने लोगों ने पैसे देने की इच्छा जताई है, कितने लोगों ने शेयर्स को कहा हाँ हम शेयर्स लेंगे। तो मान लेते हैं हमने इशू करे 4 करोड़ की कैपिटल। ठीक है, मैक्सिमम 5 करोड़ तक कर सकते हैं। लेट अस सपोज हमने 4 करोड़ ही इशू करे। अब सब्सक्राइब शेयर कैपिटल हमारी 3 पॉसिबल सिचुएशन तक में बन सकती है। पहला एक होता है फुल सब्सक्रिप्शन, दूसरा होता है अंडर सब्सक्रिप्शन और तीसरा होता है ओवर सब्सक्रिप्शन। तो फुल सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है? जहाँ पे आपने जितने इशू करे उतने ही लोगों ने पैसे दे दिए, यानी कि 4 करोड़ के बदले 4 करोड़। ठीक है, अंडर सब्सक्रिप्शन क्या हो गया? आपने जितने इशू करे उससे कम आए, मान लो 3.5 लाख ही है, वो हो गया अंडर सब्सक्रिप्शन। और ओवर सब्सक्रिप्शन क्या हो गया? जहाँ 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने एप्लीकेशन दे दी, मान लो 6 करोड़ की एप्लीकेशन आ गई। ठीक है, तो होता क्या है कि या तो ये पॉसिबल है या फिर ये पॉसिबल है। ओवर सब्सक्रिप्शन पॉसिबल नहीं है। सर हमने तो 12th क्लास से पढ़े ओवर सब्सक्रिप्शन केसेस, तो वो जो केसेस तुमने पढ़े हैं उनके अंदर याद करो जो एक्स्ट्रा पैसा हुआ करता था वो या तो रिफंड कर देते थे या फिर उसको आने वाले इंस्टॉलमेंट्स में एडजस्ट कर लेते थे। बट वो कभी भी 4 करोड़ जो इतनी इशू करी है उससे ज़्यादा कभी भी नहीं जा सकता था। पैसे भले ज़्यादा आ जाते थे एप्लीकेशन पे, बट वो कभी भी 4 करोड़ के अमाउंट से ज़्यादा नहीं जा पाता। तो ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। या तो फुल सब्सक्रिप्शन क्लॉज आएगा या फिर अंडर सब्सक्रिप्शन केस बनेगा। अब सर अंडर सब्सक्रिप्शन हो सकता है तो कितना हो सकता है? इसके ऊपर कंपनीज एक्ट ने एक लिमिट डाली। क्या कहता है? जितने आपने इशू करे हैं शेयर कैपिटल उसका मिनिमम 90% शुड बी सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। अगर आपने 4 करोड़ शेयर इशू करे हैं तो कम से कम 90% यानी कि 3 करोड़ 60 लाख पब्लिक को पैसा उठाना पड़ेगा। अगर पब्लिक वो पैसा नहीं उठाती तो फिर कंपनी को वो पैसा वापस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी कितना है? 3.5 करोड़ मैंने गलती से लाख लिख दिया, 3.5 करोड़ है। तो कंपनी क्या कभी काम कर सकती है? नहीं। कंपनी को 3 करोड़ 60 लाख मिले थे, 3.5 करोड़ ही मिले हैं, तो कंपनी को ये पैसा वापस करना पड़ेगा अपने शेयर होल्डर्स को। तो ऐसा ना करना पड़े, कंपनी क्या करती है पहले से ही कुछ लोगों को चूज करके रखती है जिनसे कहती है कि अगर मैंने पैसे नहीं दी, अगर पब्लिक से पैसे नहीं मिले पूरे तो बचे हुए पैसे तुम उठा लेना। उन लोगों को बोलते हैं हम अंडर राइटर। ठीक है, जिसका काम क्या होता है कि जितने भी शॉर्टफॉल रह गया, जितना भी पैसा कम उठाया गया है वो सारे पैसे उठाएंगे। तो क्या वो कंपनी के मामा लग रहे हैं, चाचा लग रहे हैं, ताऊ लग रहे हैं जो ऐसा करेगा? नहीं। ये अंडर राइटर जैसे अभी 3.5 करोड़ ही है, बचे हुए 50 लाख रुपए भी बचते हैं, वो 50 लाख रुपए डालेंगे और बदले में लेंगे कमीशन। ठीक है, उसको बोलते हैं हम अंडर राइटर कमीशन। ठीक है, तो वो बदले में ऐसा नहीं कि पैसे लेगा, सॉरी फ्री में काम करेगा, पैसे ज़रूर लेगा वो इस बात के। ठीक है, अच्छा एक छोटी सी चीज़ और सीख लो कि अगर हम बात करें पब्लिक कंपनी की, तो पब्लिक कंपनी कहाँ कहाँ से शेयर इशू कर सकती है, उसके पास पॉसिबल सिचुएशन क्या क्या है। सबसे पहला है वो पब्लिक से पैसा उठा सकती है। पब्लिक से मतलब
आम जनता से सबके लिए ओपन ऑफर छोड़ सकती है कि जो मर्जी आए कंपनी के शेयर ले सकता है, तो उसको बोलते हैं हम पब्लिक अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। ठीक है। दूसरा है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है कि एक पब्लिक कंपनी कुछ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को ही शेयर्स इशू करती है, उन्हीं को ऑफर करती है, उन्हीं के पास ऑप्शन होता है कि वो एक्सेप्ट कर सकते हैं और शेयर ले सकते हैं। पूरी जनता के पास ऑप्शन नहीं होता। पब्लिक ऑफर में सबके पास ऑप्शन है कि कोई भी ले सकता है। प्राइवेट प्लेसमेंट में सिर्फ उन्हीं को ऑफर मिलेगा उन्हीं के पास ऑप्शन शेयर लेने का जिनको ऑफर किया गया। तीसरा, जहां से कंपनी शेयर इशू कर सकती है वो होते हैं राइट शेयर्स और बोनस शेयर्स। राइट शेयर्स क्या होते हैं, किसी को आइडिया है? राइट शेयर्स क्या होते हैं? सर जो शेयर्स सही हैं, जो शेयर्स सही हैं वो राइट शेयर्स, जो गलत है वो रॉन्ग शेयर्स, है ना। राइट शेयर्स होते हैं वो शेयर्स जो कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू करती है सस्ते दामों पे। जैसे मान लो मेरे पास अभी तुम 4 लोग मान लो शेयर होल्डर्स हो, ठीक है। अब मैं और शेयर इशू करना चाहता हूं, मुझे और पैसा चाहिए, तो मान लो अब मैं पीछे वालों को भी अगर कह रहा हूं कि नए लोगों से कह रहा हूं कि तुम कंपनी में शेयर होल्डिंग ले लो, तो होगा क्या? तुम लोगों के जो वोटिंग है वो डाइल्यूट हो जाएगी। तुम लोग की वोटिंग डाइल्यूट होगी, समझ रहे हो? तुम्हारी वोटिंग पावर कम हो जाएगी, क्योंकि अब मैं अगर और लोगों को भी, पीछे वालों को भी जोड़ दूंगा इसमें, तो उससे होगा क्या कि अब मेरे पास उन लोगों की भी वोटिंग आ जाएगी। तो फिर कंपनी को क्या करना पड़ता है कि पहले जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको ऑफर करना पड़ता है शेयर, कि आप क्योंकि मेरे पास पहले से शेयर होल्डर हो तो आपके पास राइट है कि कंपनी जो शेयर इशू करना चाह रही है उसमें आपका पहला हक बनता है, तो उनको बोलते हैं हम राइट शेयर्स। तो कंपनी क्या करती है, मार्केट प्राइस जो चल रहा है उससे सस्ते दाम पे शेयर होल्डर्स को ऑफर करती है वो शेयर्स। ठीक है। अगर वो शेयर्स ले लेते हैं तो बढ़िया, नहीं तो फिर वो शेयर्स प्रमोटर खुद उठा लेता है, या फिर कंपनी फिर वो पब्लिक में किसी और को इशू कर देती है। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पब्लिक कंपनी के शेयर्स। और एक होता है बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स तो नाम समझ में आ रहा होगा, बोनस में मिल रहा है, यानी कि वो शेयर जिनके बदले कंपनी को पैसा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब कंपनी फ्री में शेयर्स बांटती है। सर फ्री में कैसे बांटेगी? कंपनी अपने प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज करेगी, मतलब प्रॉफिट्स को कन्वर्ट करेगी इनटू कैपिटल और उनको शेयर्स बना देगी। ठीक है। तो देखने से तो लगता है तुम्हें कि बोनस शेयर्स तो मजे हैं, फ्री में शेयर्स मिल रहे हैं, तुम्हें कोई भी चीज़ फ्री की मिलती हुई दिखती है तो मज़ा आ जाता है सुन के। तो यहाँ पे पोपट ही बनाया जाता है बोनस शेयर। जब भी कंपनी कह रही है ना बोनस शेयर, तो कहते हैं ना तू बोनस देती रहे, मैं तो, मुझे बोनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तू मेरा सिर्फ बेवकूफ़ बना रही है। जब तुम इंटरमीडिएट में पहुँचोगे तब तुम्हें बता जाएगा कि बोनस शेयर्स कैसे पोपट बनाते हैं। होता उससे कोई तुम्हारे एक धेले का फ़र्क नहीं आता तुम्हारी शेयर होल्डिंग पे, एक धेले का फ़र्क नहीं आता तुम्हारी कैपिटल, तुम्हारी मार्केट वेल्थ पे, कुछ नहीं फ़र्क आएगा। तुम्हें बस खुशी होगी कि हाँ भाई मेरे को बोनस शेयर मिल गया। उससे बेटर तो कंपनी तुम्हें डिविडेंड बांट दे, वो कमाई होगी तुम्हारी। ठीक है। अच्छा सर पब्लिक कंपनी ऐसे कर सकती है, तो प्राइवेट कंपनी कैसे शेयर इशू कर सकती है? प्राइवेट कंपनी के पास 2 रास्ते हैं शेयर इशू करने के। सबसे पहला प्राइवेट प्लेसमेंट, और दूसरा राइट शेयर्स और बोनस शेयर्स। बताओ कौन सा ऑप्शन प्राइवेट कंपनी के पास नहीं है? पब्लिक ऑफर वाला, जहां पे वो आम जनता को ऑफर कर सकती है, ये ऑप्शन प्राइवेट कंपनी के पास नहीं है। वो पब्लिक से पैसा नहीं उठा सकती, मतलब उसको सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को ही शेयर इशू करने पड़ेंगे। ये बात प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में भी लिखी है। प्राइवेट कंपनी कौन सी कंपनी होती है? हमने कंपनीज एक्ट में पढ़ रखा है, एक बार जल्दी से रिवाइज करो। प्राइवेट कंपनी कौन सी कंपनी होती है? उसके अंदर 3 शर्तें होती है जो पूरी करनी होती है। क्या क्या? एक तो सर अभी आपने बोला पब्लिक से पैसा वो नहीं उठा सकते, पब्लिक से पैसा नहीं उठा सकते। अच्छा, और उसमें
शेयर्स का ट्रांसफर रिस्ट्रिक्टेड होता है। शेयर्स आप फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकते एक इंसान से दूसरे इंसान को, उस पर कुछ शर्तें लगी हुई होती हैं। और तीसरी चीज क्या होती है? मैक्सिमम मेंबर्स जो प्राइवेट कंपनी में हो सकते हैं वो कितने हैं? 200, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। 200 की लिमिट में हमने देखा था कुछ कुछ लोगों को काउंट नहीं करते। किनको काउंट नहीं करते? किनको एक्सक्लूड कर देते हैं? हाँ, जो जॉइंट होल्डर्स होते हैं, जिन्होंने शेयर जॉइंटली होल्ड कर रखे, 2 लोग 3 लोग, उनको हम एक मेंबर काउंट करते हैं। फिर जो एम्प्लॉइज कम मेंबर्स होते हैं, एम्प्लॉइज कम मेंबर्स मतलब जो कंपनी में एम्प्लॉय भी है और कंपनी में शेयर होल्डर्स भी हैं, उनको इस 200 के लिमिट में काउंट नहीं करते। और तीसरा, एक्स एम्प्लॉइज कम मेंबर्स, एक्स एम्प्लॉय कम मेंबर्स, जो लोग भी क्लासेस रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं उनको ये सारी चीज़ें पता होंगी। कंपनीज एक्ट में मैंने सब चीज़ें डिस्कस करी हुई हैं। एक्स एम्प्लॉय कम मेंबर्स मतलब जो कंपनी में नौकरी करते थे, जब वो नौकरी कर रहे थे तब उनको कंपनी से शेयर मिले थे, अब वो नौकरी छोड़ चुके हैं बट उनके पास अभी भी शेयर्स हैं, उन लोगों को 200 की लिमिट में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर मैंने डिटेल में चर्चा करी थी। ठीक है, क्या मैंने बताया था कि भैया एक्स एम्प्लॉय है, उसने शेयर्स बाद में लिए कंपनी के नौकरी छोड़ने के बाद, 200 काउंट करेंगे। या फिर एक्स एम्प्लॉय जिसने कंपनी में रहते रहते जब था तब उसको शेयर मिले थे, फिर उसने नौकरी छोड़ दी, नौकरी छोड़ने के बाद शेयर बेच दिए, बेचने के बाद कुछ टाइम बाद फिर से शेयर्स ले लिए, तब उसको 200 के लिमिट में काउंट करेंगे, क्योंकि वो नौकरी छोड़ने के बाद शेयर्स बेच चुका है, बेचने के बाद उसे दोबारा खरीद लिए, तब उसको काउंट करेंगे। या अगर उसने रखे हुए होते तब उसको काउंट नहीं करते। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी 2 तरीके से शेयर इशू कर सकती है, या सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट प्लेसमेंट या फिर राइट शेयर्स, बोनस शेयर्स। पब्लिक कंपनी के पास ये वाला ऑफर, ये वाला दरवाजा भी खुला हुआ होता है। ठीक है, चलो हम वापस आते हैं वापस अपने मुद्दे पे। ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। उसमें हमने पढ़ा कि कंपनी को मिनिमम 90% पैसा जब पब्लिक से उठा रही है तो वो पैसा रिसीव हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर वो पैसा नहीं रेस कर सकती। एक और चीज़ होती है जो शायद किसी टीचर ने बताया हो, किसी टीचर ने नहीं बताया होता। क्या? कि आप जब पैसा मंगाते हो टुकड़ों में, तो जो टुकड़ों में पैसा मंगाते हो उसमें सबसे पहले जो इंस्टॉलमेंट उसको बोलते हैं हम एप्लीकेशन। तो जब आप एप्लीकेशन मनी मंगवाते हो तो उसमें मिनिमम 5% ऑफ द फेस वैल्यू शुड बी रिसीव्ड। सर कहने का मतलब है क्या? जब आप पैसा टुकड़ों में मंगवाते हो, ऐसा नहीं है कि शेयर से सारा पैसा एक साथ मंगा लिया, टुकड़ों में मंगा रहे हो। मान लो 10 रुपये का एक शेयर है और आप अभी 6 रुपये मंगवा रहे हो, 4 रुपये बाद में मंगवाओगे, तो या फिर आप ऐसा करो कि 6 रुपये और 4 रुपये 2 बार में मंगवा रहे हो पैसा, तो ये पहली जो इंस्टॉलमेंट है उसको बोलते हैं हम एप्लीकेशन, सेकेंड को बोलते हैं हम अलॉटमेंट। ठीक है, तो अगर तुम देखो तो 10 रुपये का एक शेयर है, मैं 10 लाख गलती से लिख दिया फिर से 10 रुपये का एक शेयर, इसको बोलते हैं हम शेयर की फेस वैल्यू, या फिर इसको बोलते हैं शेयर की नॉमिनल वैल्यू। तो कंपनी ने 6 रुपये मंगाए, तो ये 6 रुपये 10 रुपये का कितना परसेंट है? परसेंटेज निकालना सिखाया मैंने। 6 रुपये 10 रुपये कितना परसेंटेज है? 60%। कैसे निकाला? 6 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, तो निकल गया 60%। ठीक है, तो ये कंपनी ने ठीक काम किया। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जब एप्लीकेशन पे पैसा मंगवाया जाए तो ये फेस वैल्यू को कम से कम कितना परसेंट होना चाहिए? 5%। यानी कि अगर 10 रुपये हैं तो मिनिमम कितना होना चाहिए एक शेयर का एप्लीकेशन पे पैसा? 5 पैसे। 0.5 आपको एप्लीकेशन में मंगाना पड़ेगा, आप बचा हुआ 9.5 अलॉटमेंट में मंगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एप्लीकेशन पे मिनिमम 5% आना चाहिए और मिनिमम पैसा कंपनी को शेयर से जितना भी इशू करो उसका 90% तक मिल जाना चाहिए।
ये लिमिट क्यों डाली, ये बात कोई नहीं बताता कि सर ये 90% लिमिट क्यों डाली। क्योंकि अगर ये लिमिट नहीं डालते तो कंपनी को मुंह मांगे पैसे मिलते। ठीक है, मुंह मांगे पैसे मिलते से मतलब क्या, देखो क्या किसी को पैसे आते हुए बुरे लगते हैं? नहीं। तुम्हारी जेब में अगर मैं पैसे डालता रहूं, तुम्हारा मुंह उतना ही खुलता जाएगा, और दो, अभी हमने ये भी लेना है, अभी हमने ये भी लेना है, ये भी करना है, वो भी करना है। करेक्ट। तो क्या कहा गया, आप जितना मर्जी इशू करो, कोई दिक्कत नहीं है, इशू करो जितना मर्जी, सब्सक्राइब करो जितना मर्जी, बट अगर 90% पैसा नहीं आया तो आप ये पैसा वापस कर देना। क्योंकि कंपनी क्या करती है फिर, आने दे, जितना आता आने दे, नहीं भी आ रहा तो क्या करते हैं, ज़्यादा मंगवा लेते हैं, ऑथराइज शेयर कैपिटल बहुत ज़्यादा रख देते हैं, इशू भी बहुत ज़्यादा कर देते हैं। और फिर क्या होता है, उनके पास जब सरप्लस पैसा हो जाता है, अगर मैं तुम्हारे पास सरप्लस पैसा दे दूं तो तुम पैसे का अच्छा यूज़ करोगे या मिस यूज़ करोगे? मिस यूज़, कि अब ये भी ले लेते हैं, वो भी ले लेते हैं, 5 गाड़ियाँ ले लेते हैं, 15 बंगला ले लेते हैं, करते हैं ना। तो कंपनी मिस यूज़ ना करे, इसलिए क्या कहा गया, 90% आपको लाना ही है। कहने का मतलब क्या होगा, रखो 50 करोड़ रख लो। अगर आपकी कंपनी की उतनी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, उतना आपका बिजनेस अच्छा नहीं है, कोई देगा 50 करोड़? नहीं। तो वो 90% की लिमिट डालने से क्या होगा, अब लोगों को डर बैठ जाएगा कि भाई अगर पैसा नहीं उठाया ना तो वापस करना पड़ जाएगा, तो बेटर है उतना ही मंगवाओ जितना ज़रूरत है। पता चला वो भी नहीं मिल रहा। ठीक है, इसलिए 90% की लिमिट डाली गई है। क्लियर है? चलो तो वापस आओ। ऑथराइज शेयर कैपिटल, मैक्सिमम कैपिटल हो गई, इशूड शेयर कैपिटल हो गई, जो ऑथराइज में से जितने आपने शेयर इशू करें। सब्सक्राइब हो गया, आपने तो इशू कर दिए, लोगों ने कितने के लिए एप्लीकेशंस दी वो आ गया, सब्सक्राइब कितने की सब्सक्रिप्शंस आई। अगला क्या हुआ, ABC हो गया हमारा। अगला D, जिसको बोलते हैं हम कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल क्या है, आपने जैसे हमने अभी देखो यहाँ पे इशू करे थे 4 करोड़, 4 करोड़ में से मान लो सब्सक्रिप्शन पूरे 4 करोड़ की आ गई, लेट अस सपोज। बट ज़रूरी नहीं है कि आपको 4 करोड़ के 4 करोड़ तुरंत ही चाहिए। आप ऐसा कर सकते हो कि भैया मुझे अभी 2.5 करोड़ ही चाहिए, 1.5 करोड़ में बाद में लूँगा। तो अगर आपने 2.5 करोड़ ही मांगे तो उसको बोलेंगे हम कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। ठीक है, हमने अभी 2.5 करोड़ मांगे, ज़रूरी नहीं 2.5 करोड़ ही मिल जाए, तो जितने भी मिल जाते हैं उसको बोलेंगे हम पेड अप शेयर कैपिटल। तो इसके अंदर 2 पॉसिबल सिचुएशन है, क्या, या तो 2.5 करोड़ मांगे, 2.5 करोड़ के 2.5 करोड़ मिल गए, या फिर 2.5 करोड़ से कम मिल गए। ठीक है, मान लो 1 करोड़ ही मिल गया, 1.5 करोड़ ही मिल गया, उसको बोलेंगे हम पेड अप शेयर कैपिटल। ठीक है, चलो जी, तो हमारी शेयर कैपिटल हो गई ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप और पेड अप शेयर कैपिटल। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल हमने डिस्कस कर लिया, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के भी टाइप्स होते हैं, ये बात हमने डिस्कस कर रखी है, कंपनीज एक्ट में जाके देख लेना। क्या कहता है जल्दी जल्दी से, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, फिर क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव और पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग। ठीक है, याद कर ले, देख लेना, या शायद पिछले लेक्चर में हमने किया कंपनीज एक्ट के, जहाँ पे हमने सारी चीज़ डिस्कस कर ली हैं, तो उनको वहाँ पे जाके अपने पास रिकॉर्डिंग्स में देख लेना अपने पास। ठीक है, चलो जी, तो शेयर कैपिटल हो गया हमारा। आगे कंपनी जब शेयर्स इशू करती है तो वो शेयर्स का इशू 2 तरीके से कर सकती है, या तो शेयर्स इशू कर सकती है वो एट पार, या फिर वो शेयर्स इशू कर सकती है एट प्रीमियम। कहने का मतलब क्या है, अगर शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपये, फेस वैल्यू मतलब जो उसके चेहरे पे लिखी है वैल्यू, कहने का मतलब एक तरीके से MRP, जैसे सामान की MRP होती है तो वही MRP है। तो या तो सामान आपको एट पार मिलेगा, एट पार का मतलब होता है बराबर। हम कहते हैं जैसे कि ये 2 बच्चे एट पार हैं, या ये दोनों लोगों ने रेस करी और ये दोनों एट पार आए, एट पार का मतलब है दोनों बराबर आए।
यानी कि जब आप शेयर्स इशू कर रहे हो एट पार, मतलब फेस वैल्यू 10 रुपये, तो आप इशू भी कर रहे हो 10 रुपये पे। अगर शेयर इशू कर रहे हो प्रीमियम, तो उसका मतलब क्या हुआ, हम शेयर की फेस वैल्यू तो 10 रख रहे हैं बट इशू प्राइस 10 से ज़्यादा रख रहे हैं, मान लो 15 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये। ठीक है, अब देखो तुम लोगों को स्कूल में प्रैक्टिकली जो सिखाया जाता है उससे बहुत अलग सिखाया जाता है। तुम्हें स्कूल में सिखाया जाता है 10 रुपये का शेयर है, कंपनी ने 12 रुपये पे इशू कर दिया, 15 रुपये पे इशू कर दिया। एक्चुअली पता है क्या होता है, अगर शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है तो इशू प्राइस कुछ कंपनीज का 1500 रुपये तक जाता है, 1500, 2000, 2500। हाँ देते हैं लोग, यानी कि 10 रुपये के शेयर के नहीं, प्रीमियम की कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम कितना भी प्रीमियम मांग सकते हो आप। अगर लोग देने के लिए तैयार हैं तो दो लो, क्या प्रॉब्लम है। तुम लोग एप्पल आईफोन्स के लिए 1.5 लाख 2 लाख देने के लिए अगर तैयार हो तो फिर शेयर देने के, शेयर्स के लिए भी तो जो होना चाहिए। हाँ तो देखो 10 रुपये के शेयर के 1500 मांग रहे हो, यानी कि 1490 रुपये क्या है, प्रीमियम है। ठीक है, ये प्रीमियम हम कहाँ रखेंगे, क्या कंपनी अपने पास इस प्रीमियम को बांट सकती है एज डिविडेंड, तो आंसर इज नो। ये प्रीमियम कंपनी एक अलग प्रॉफिट्स के एक रिजर्व में रखेगी, जिसको बोलते हैं हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, ये इसमें रखा जाएगा और ये इसमें से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा एज डिविडेंड। इसमें ना एक थियरी सवाल बनेगा तुम्हारे एग्जाम में कि ये सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा हम कहाँ कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, हाँ बोल, मुंह खोला था तो कुछ बोलने के लिए खोला होगा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ही हम इस पैसे को रखेंगे, इस पैसे को डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता। तो सर इसको कहाँ यूज़ करेंगे, कंपनीज एक्ट ने बताया है कि इनको आप 5 जगहों पे ही यूटिलाइज कर सकते हो इस सिक्योरिटी प्रीमियम को। वो 5 जगह क्या है, वो 5 जगह ये रही। ठीक है, क्या है, टुवर्ड्स इशू ऑफ अनइशूड शेयर्स ऑफ द कंपनी टू बी इशूड टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी एज फुल्ली पेड बोनस सिक्योरिटीज। सिंपली सेइंग सिक्योरिटी प्रीमियम से आप बोनस शेयर्स इशू कर सकते हो। याद करो अभी भी मैंने बताया था, कंपनी बोनस शेयर्स देती है, पोपट बनाती है ना, तो वो क्या करती है, मैंने बोलता ना प्रॉफिट्स को कन्वर्ट करती है तो कैपिटलाइज कर देती है। तो वो जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो कंपनी का प्रॉफिट ही तो है, 10 रुपये की चीज़ के 1490 रुपये ले रहे हैं, प्रॉफिट ही तो है वो प्रॉफिट से कंपनी बोनस शेयर्स दे सकती है, या फिर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर सकती है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या हो गए, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने में, बनाने में जो शुरुआती तौर पे जो खर्चे आते हैं उनको बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। वो खर्चे राइट ऑफ होंगे कहाँ से, प्रॉफिट्स में से। वो प्रॉफिट्स कौन से यूज़ कर सकते हैं हम, सिक्योरिटी प्रीमियम यूज़ कर सकते हैं। फिर और किसके लिए यूज़ करते थे सिक्योरिटी प्रीमियम को, एक्सपेंसेस ऑफ टू राइट ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ या कमीशन पेड या डिस्काउंट अलाउड ऑन एनी ऑफ द सिक्योरिटीज और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी ने अगर कोई डिबेंचर्स इशू करें, कंपनी ने अगर शेयर्स इशू करें, तो शेयर इन पे कोई कमीशन अगर पे करी है, कोई खर्चा पे किया है, कोई डिस्काउंट दिया, जैसे डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इशूज होते हैं, शेयर्स नहीं हो सकते, डिबेंचर्स हो सकते हैं, तो डिबेंचर्स का जो डिस्काउंट है वो भी एक खर्चा है, उनको राइट ऑफ करने के लिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम यूज़ कर सकते हैं। और कहाँ, टू प्रोवाइड फॉर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। जब ये डिबेंचर्स या शेयर्स का पैसा आप वापस करोगे, प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा जब आप वापस करते हो, तो ऐसा हो सकता है कि आपने लिए 10 लाख, वापस करो मान लो 12 लाख, उसको बोलते हैं 2 लाख जो बोलते हैं एक्स्ट्रा बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। तो 10 लाख लेके 2 लाख ज़्यादा दे रहे हो तो 2 लाख नुकसान है, वो नुकसान कहाँ से राइट ऑफ कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर सकते हैं। या फिर टू परचेज ओन शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज, अपने खुद के शेयर्स खरीदने के लिए या सिक्योरिटीज खरीदने के लिए, यानी कि इसको बोलते हैं हम बायबैक ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। ठीक है, कंपनी जो शेयर इशू कर रखे हैं उनको जब सरप्लस पैसा हो जाता है तो कंपनी उनको वापस ले लेती है कि आप जब पैसा बेकार ही पड़ा है आप ही वापस ले लो और ले जाओ अपना पैसा वापस, तो उसको बायबैक ऑफ शेयर्स बोलते हैं। तो सेक्शन 52 बोलता है
कि ये 5 जगह पे यूटिलाइज किया जा सकता है। ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थियरी में सवाल बन सकता है या तो यहां या फिर कम लॉ में बन सकता है, ठीक है। अच्छा, अगर एक कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करती है एज पर सेक्शन 133 ऑफ द कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन है सेक्शन 133 जो कि कहता है कि कंपनीज को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं। तो अगर एक कंपनी को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं तो फिर उनको बी और डी, जो ये ऊपर मेंशन है ना पॉइंट्स, बी और डी मैं अलग से मार्क कर रहा हूं, ये वाला और ये वाला, इन दो पर्पसेस के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिलेगा यूज करने के लिए। यानी कि वो सिर्फ उनके लिए ग्रीन सिग्नल क्या है, ए, सी और ई, बायबैक ऑफ शेयर्स। अपने खुद के शेयर्स बायबैक कर सकती है कंपनी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूं कंपनी और तुम हो मेरे सब शेयर होल्डर्स, ठीक है। अब कंपनी के पास खूब सारा पैसा हो गया, जैसे एप्पल के पास खूब सारा पैसा हो चुका है। एप्पल के पास में पता होना चाहिए इतना पैसा है कि कुछ कुछ देशों की इकोनॉमी छोटी है, एप्पल के पास जितना पैसा है या उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो उससे ज़्यादा है, ठीक है। तो एक बार ऐसी सिचुएशन आई भी थी कि एप्पल के पास इतना सारा पैसा हो गया था कि एप्पल के 1-2 शेयर होल्डर्स ने एप्लीकेशन डाल दी थी शेयर्स कंपनी की कि आपकी बैलेंस शीट में इतना पैसा दिख रहा है, आप इस पैसे का क्या कर रहे हो, आप हमारा ही पैसा वापस कर दो, बायबैक कर दो हमारे शेयर्स। तो बायबैक का मतलब क्या है, कंपनी अपने शेयर से कह रही है जिस को भी अपने शेयर्स का पैसा वापस चाहिए वो आ जाओ, मुझे अपने शेयर्स दे दो और मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी मार्केट रेट पे। तो उसको बोलते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स, ठीक है। वो डिबेंचर्स के केस में भी कर सकते हैं हम। ये चीज़ें तुम इंटरमीडिएट में आके सीखोगे, प्रॉपर अकाउंटिंग सीखोगे इसकी, बायबैक ऑफ शेयर्स की भी और डिबेंचर्स की भी, ठीक है। तो अगर एक कंपनी ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रही है तो उसके लिए सिक्योरिटी प्रीमियम 3 जगह पे अवेलेबल है, ए, सी और ई। अगर नहीं फॉलो करती तो सारे, ठीक है। आ जाओ वापस। तो इशू ऑफ शेयर्स एट अ प्रीमियम हम डिस्कस कर लिया। एट पार में तो वही जितने का शेयर है आप उतने पे इशू करो, ज्यादा पैसे नहीं मांग रहे। शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते। एक एक्सेप्शन पढ़ी थी सर हमने कुछ कुछ तो याद आ रहा है कि एक जगह तो था जहां पे हम शेयर्स डिस्काउंट पे इशू कर सकते। कोई बताएगा कहां पे था वो? है जब सर गरीब मिल जाए कोई, है ना, जब कोई गरीब मिल जाए जिसके पास नहीं है उसको दे देंगे डिस्काउंट पे, है? मत लो ना फिर। एग्जैक्टली अगर आपको शेयर्स डिस्काउंट पे इशू करने हैं तो वो एक ही केस में इशू कर सकते हैं जब आप दे रहे हो स्वेट इक्विटी शेयर्स। कुछ बच्चे इसको स्वीट पढ़ते हैं, ये स्वीट नहीं है, मीठा नहीं है, ये है स्वेट यानी कि पसीना। तो जो लोग कंपनी में पैसा पसीना बहाते, पैसा नहीं पसीना बहाते हैं, उनको शेयर्स मिलेंगे। कंपनी में पसीना कौन बहाता है? जो वर्कर्स या एम्प्लॉयज होते हैं। तो अगर कंपनी ने एम्प्लॉयज को स्वेट इक्विटी शेयर्स दिए हैं तो वो डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं, वो आप उनको कर सकते हो, अदरवाइज किसी और के लिए अलाउड नहीं है, ठीक है। तो इशू ऑफ शेयर्स हमारे 3 तरीके से होते हैं। क्लियर? आगे बढ़े। अब कंपनी जब शेयर्स का पैसा मांगती है तो शेयर्स का पैसा कंपनी 2 तरीके से मांग सकती है। एक वन गो में और दूसरा इंस्टॉलमेंट्स में। वन गो का मतलब कंपनी ने सीधा सारा पैसा एक बार में मांग लिया तो कंपनी उसको बोलती है वन गो, या फिर कह सकते हैं लमसम, जिसको बुक में तुम्हें लमसम के तौर पे मिलेगा। तो लमसम मतलब एक साथ पैसा मंगा लिया। इंस्टॉलमेंट से समझ में आ गया होगा कि टुकड़ों में पैसा मंगवाया गया, ठीक है। ज्यादातर प्रैक्टिकली कंपनीज क्या करती हैं? लमसम। इंस्टॉलमेंट के चक्कर में पढ़ना ही चाहती कंपनी, एक ही बार में इशू करती है, एक बार में पैसे रह जाती है, ठीक है। लमसम में इंस्टॉलमेंट्स में भी हो गया, कभी कभी करते हैं, वैसे ज्यादातर नहीं करते। अगर आप लमसम में शेयर इशू करते हो तो इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं? किसी को याद है? लमसम में इशू करने की जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं? क्या?
लगाइए लपड़ लगा, लगा इसके लपड़ लगा पहले तो इसने हाँ भाई क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। शॉर्ट में लिख दिया मैंने एप्लीकेशन। बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, पहले ये होगी और फिर होगी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और अगर प्रीमियम में इशू करें शेयर्स तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम। पहले पैसा रिसीव किया जाता है, उसी के बाद पैसा ड्यू किया जाता है। क्यों? क्योंकि हमें इनिशियल में पता नहीं होता कितना पैसा ड्यू करना चाहिए। आप मंगवा रहे हो 4 करोड़, मान लो आई 3 करोड़ रहे हैं, तो इसलिए फिर पहले पैसा रिसीव करा जाता है, उसी के बाद ड्यू करते हैं कि पहले पता चल जाए कितना ड्यू करना है, इसलिए पहले पैसा रिसीव किया। यानी कि इसमें एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ आ जाता है, ठीक है, और फिर वो शेयर कैपिटल कन्वर्ट हो जाता है। 1 मार्क का सवाल, 1 नंबर का सवाल बन सकता है। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये जो खाता है ये कौन से टाइप का अकाउंट है? What is the nature of share application and allotment? Which type of account it is? सर पहले तो हमें यही नहीं पता टाइप्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं। क्या होता है, कौन से टाइप्स ऑफ, कितने टाइप ऑफ अकाउंट्स होते हैं? 3। कौन से? पर्सनल, रियल और नॉमिनल। अब बताओ शेयर, तुम लोगों ने 12th में पढ़ रखा है, जो कॉमर्स वाले बच्चे उनसे सवाल है मेरा, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कौन से तरीके का अकाउंट है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल? एक आंसर रियल। हाँ, कौन सा? पर्सनल। आशा, क्या पता नहीं। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पर्सनल नेचर का है। सोचो, आप किसी से पैसा मंगवा रहे हो, ये वाली एंट्री किस चीज की होती है? ड्यू करने की, पैसा ड्यू करने की। ये वाली एंट्री पैसा रिसीव करने की। तो जब आप किसी से पैसा ड्यू करोगे तो पहले उसको डेटर बनाओगे ना। तो ये जो हम बना रहे हैं ये किसी को डेटर बना रहे हैं, और डेटर को इंसान ही होगा। तो शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक पर्सनल अकाउंट है। जब ये डेबिट हुआ और जब ये पैसा रिसीव हो गया तो ये क्रेडिट हो गया। ये कौन सा है? शेयर कैपिटल। रियल है, रियल। नॉमिनल, रियल। हाँ गोपाल, डंगर कहेंगे। जितने भी डंगर रियल बोल रहे हैं, रियल अकाउंट किसका होता है? किसका होता है? एसेट्स का ना। शेयर कैपिटल एसेट साइड पे लिखते हो? नहीं। तब बुद्धि क्यों नहीं लगाई जब आंसर दिया था? सिक्योरिटी प्रीमियम किस नेचर का है? हमें नहीं पता। अब तो हमने बोलना ही छोड़ दिया। नॉमिनल, एक तरीके से नॉमिनल, बट अल्टीमेटली भी पर्सनली बन जाता है क्योंकि प्रॉफिट्स का नेचर का है। प्रॉफिट अल्टीमेटली ओनर का होता है। तो ये एक तरीके से है नॉमिनल क्योंकि ये प्रॉफिट्स हैं, ठीक है। बैंक कौन सा है? रियल असेट है हमारा, ठीक है। तो ड्यू करने की एंट्री होगी, किसी को लिखना तो लिख लो। लमसम में जब हम ड्यू करते हैं तो ये एंट्री होती है, पहले रिसीव होता है और फिर ड्यू होता है। किसी को लिखना तो जल्दी से लिख लो। करें आगे?
अब जब पैसा कंपनी इंस्टॉलमेंट्स में मंगवाती है तो इंस्टॉलमेंट्स कंपनी अलग अलग टुकड़ों में तोड़ सकती है। पहला होता है एप्लीकेशन, दूसरा होता है अलॉटमेंट और तीसरा होता है कॉल मनी। कॉल मनी के फर्दर टुकड़े कर सकते हो कंपनी जितना मर्जी चाहे, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फाइनल कॉल, कंपनी के ऊपर है। बट ज़्यादातर सवाल में फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल तक मिलेगा या सेकंड एंड फाइनल कॉल के नाम से मिल जाएगा। ठीक है, तो पहली इंस्टॉलमेंट को एप्लीकेशन, दूसरी को अलॉटमेंट, तीसरी को फर्स्ट और चौथी को फाइनल। किसी किसी केस में एप्लीकेशन अलॉटमेंट ही होता है, कहीं कहीं पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल को एक साथ आ जाता है। ठीक है, अब एक बार जल्दी से इनकी भी नज़र मार लेते हैं जर्नल एंट्रीज। अगर आप इंस्टॉलमेंट्स में मंगवा रहे हो तो इनकी जर्नल एंट्रीज जो भी पहली बार कर रहे हैं साथ साथ लिखते चले जा सकते हैं। सबसे पहली एंट्री, हम पैसा एप्लीकेशन का रिसीव करेंगे, उसके बाद ड्यू करेंगे। तो सबसे पहले एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। तीसरी एंट्री शेयर अलॉटमेंट हम ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर शेयर्स इशू हो रहे हैं एट अ पार, अगर आप शेयर्स इशू कर रहे हो प्रीमियम, मतलब 10 रुपए के शेयर के ज़्यादा पैसे मांग रहे हो, तो जितना भी ज़्यादा मांग रहे हो उसको कहाँ डाल देते हैं हम, सिक्योरिटी प्रीमियम में। अच्छा, कुछ बच्चों को आदत होती है कि यहाँ पे लिखते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, उनको टीचर्स हैबिट डलवा देते हैं SPR लिखने की, SPR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो यहाँ पे रिजर्व वर्ड नहीं डालना है, सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम लिखना है। ठीक है, चौथा अलॉटमेंट हमने ड्यू करी, अलॉटमेंट अब हम रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। फिर अगली एंट्री, अलॉटमेंट के बाद हम मान लेते हैं कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक साथ ही है, तीसरी बार में सारा पैसा मंगा लिया, उसको बोल रहे हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो उसको ड्यू करेंगे। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। और छठा, इसको हम रिसीव कर लेंगे, बैंक डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, अच्छा अगर तुम ध्यान से देखो तो जर्नल एंट्रीज में पहले बैंक टू शेयर एप्लीकेशन आ रहा है, फिर शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल, यानी कि इस सिचुएशन में हम पैसा पहले रिसीव कर रहे हैं, उसके बाद पैसा हम ड्यू कर रहे हैं। होना उल्टा चाहिए कि पहले पैसा ड्यू करें फिर रिसीव करें, बट स्टार्टिंग में हमें पता नहीं तो कितना पैसा आने वाला है, इसलिए हम पहले ड्यू नहीं करते, पहले रिसीव कर लेते हैं, बेस्ड ऑन दैट हम ड्यू करते हैं। उसके बाद जब क्योंकि पता चल गया कितना पैसा अब सबसे आने वाला है, तो फिर हम ड्यू पहले करते हैं और फिर रिसीव करते हैं। यहाँ पे भी हम ड्यू करते हैं और उसके बाद रिसीव करते हैं। ठीक है, अच्छा तो अब देखो हमारे सामने 6 एंट्रीज हैं। अब मेरा सवाल तुम लोगों से यह है कि शेयर्स कंपनी कौन सी जर्नल एंट्री में अलॉट कर रही है, कौन सी जर्नल एंट्री है जो ये बता रही है कि कंपनी ने शेयर्स अलॉट कर दिए हैं। 1 2 3 4 5 6 में से देख के बताओ। थर्ड, सेकंड, थर्ड। कंपनी शेयर्स इशू कर रही है, अलॉट कर रही है सेकंड एंट्री में। क्यों सर, अलॉटमेंट तो यहां लिखा है,
तुम वो वर्ड अलॉटमेंट मत देखो, और वो तो इंस्टॉलमेंट का नाम है। तुम ये देखो कि शेयर्स अलॉट होते हैं तो होना क्या चाहिए, जब आप शेयर्स अलॉट करते हो तो कंपनी को शेयर कैपिटल बुक करना चाहिए। तो जहाँ पे शेयर कैपिटल हो रहा है बुक, वहाँ पे शेयर्स अलॉट हो चुके हैं। ठीक है, तो सेकेंड एंट्री में अलॉटमेंट होता है शेयर का एक्चुअली में, थर्ड एंट्री में नहीं। तुम लोग ने मेरे मुंह से वर्ड सुना कहाँ शेयर्स अलॉट हो रहे हैं, तुमने वर्ड ढूंढा अलॉट और कह दे ये नहीं। जब भी शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा कंपनी ने वहीं पे शेयर्स अलॉट कर दिए। ठीक है तो ये होगी हमारी इंस्टॉलमेंट्स वाली एंट्री। ठीक है, इनके नीचे जर्नल एंट्री के नीचे नरेशन लिखना जरूरी है, एग्जाम में मार्क्स कटेंगे नहीं तो। ठीक है, तो ये वाला हो गया। अच्छा, इफ नथिंग इज मेंशन्ड तो प्रीमियम कहाँ पे रिकॉर्ड रिसीव किया जाएगा, अलॉटमेंट पे। तो लिख लो चाहे तो अपने पास नोट, जिसने भी जर्नल एंट्रीज लिखी हैं। इफ क्वेश्चन डज नॉट स्पेसिफाई, if question does not specify where the company is receiving premium, where the company is receiving premium, comma, we will assume it on allotment on allotment। ठीक है, तो अगर पार पे इशू हो तो सिक्योरिटी प्रीमियम कहीं पे भी नहीं आएगा। अगर प्रीमियम पे इशू हो रहा है तो सवाल अगर बता दे कि सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ रिसीव कर रहा है, तो वहीं रिसीव उसी इंस्टॉलमेंट में डेबिट किया जाएगा, वहीं पे क्रेडिट किया जाएगा। अब इसके अंदर जो बच्चे गलती करते हैं वो कहाँ करते हैं, वो सिक्योरिटी प्रीमियम जो यहाँ क्रेडिट करते हैं उसको बैंक वाली एंट्री में क्रेडिट कर देते हैं। अभी भी कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि ये तो वहीं होना चाहिए था, नहीं। सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा हम जब क्रेडिट करेंगे वो हमेशा ड्यू करने वाली एंट्री में करेंगे। कुछ ने मेंशन है तो अलॉटमेंट वाली में करेंगे। अगर स्पेसिफिकली बताया कि प्रीमियम एप्लीकेशन पे रिसीव किया है तो फिर ड्यू करने वाली एंट्री कौन सी है इसमें, सेकंड, तो हम इसको यहाँ करेंगे। अगर सवाल कह रहा नहीं फर्स्ट कॉल पे रिसीव किया हमने, तो फिर हम इसको फर्स्ट कॉल की ड्यू करने वाली एंट्री में डालेंगे, बैंक वाली एंट्री पैसा रिसीव करने वाली एंट्री में नहीं डालेगा। ये बहुत बार बच्चे गलती कर देते हैं, सारा सवाल आता है फिर भी ये बच्चों वाली मिस्टेक करके आ जाते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को हमने ध्यान रखना है अपने पास। ठीक, अच्छा, तो काफ़ी चीज़ डिस्कस कर ली मैंने, कुछ रह गया क्या? फुल, अंडर, ओवर, प्रीमियम हो गया। अभी मैं बेसिक चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ, ओवर प्रोराटा तो भी बाद में करेंगे। अच्छा, छोटा मोटा चीज़ और है, डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन एडवांस। अरियर्स का मतलब क्या होता है? अरियर्स का मतलब होता है जो पैसा बच गया। ठीक है, तो कॉल्स इन अरियर्स क्या होता है? कंपनी ने जो पैसा मंगवाया बट वो पैसा जो मिला नहीं, उसको बोलते हैं कॉल्स इन अरियर्स। जैसे हमने देखा कि कंपनी 3 बार में मंगवा सकती है, 4 बार में मंगवा सकती है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। ठीक है, मान लो कंपनी को ये दोनों पैसा तो मिल गया, एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का पैसा मिल गया, बट कुछ शेयर होल्डर्स ने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा नहीं पे किया। पहले 2 पे कर चुके हैं वो, बट जब बारी है लास्ट 2 की, वो उन्होंने पैसे नहीं दिए। तो जो पैसा नहीं दिया, इस पैसे को बोलते हैं हम अपने पास कॉल्स इन अरियर्स। ठीक है, एक होता है कॉल्स इन एडवांस। तो नाम से समझ में आ रहा है, कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या है? जो पैसा मांगा नहीं फिर भी मिल गया। मान लो कंपनी ने ये दोनों पैसे ड्यू करे, ये रिसीव कर लिया। ठीक है, बट कंपनी ने ये अभी तक कॉल नहीं किया था, बट किसी के पास सरप्लस पैसा पड़ा था, उसने ये भी पे कर दिया, तो उसको बोलेंगे हम कॉल्स इन एडवांस।
क्या हो गया? वो बोल रही है कि सब तो एक ही बार में मंगा लेते होंगे। नहीं, जब कॉल ही नहीं किया तो फिर कोई मतलब ऐसा होगा ना, फर्स्ट फाइनल पर उन्होंने कॉल कर रखी होगी, तब पहले अलॉटमेंट मनी का वो फाइनल का पैसा देते। कुछ भी हो सकता है, आपने जो मंगवाया उससे ज़्यादा पैसा आ जाए तो वो कॉल्स इन एडवांस है एक तरीके से, ठीक है। वैसे तो जब कॉल मनी एडवांस मिलता है उसको कॉल्स एडवांस बोलते हैं, अगर अलॉटमेंट का एडवांस मिले उसको कॉल्स एडवांस नहीं बोलते हैं, ठीक है। जितना कॉल का एक एडवांस मिला उसको कॉल्स एडवांस बोला जाता है, ठीक है। तो कॉल्स एडवांस का मतलब आपने पैसा ड्यू किया नहीं फिर भी रिसीव हो गया। कुछ लोगों के पास सरप्लस पैसा होता है तो पहले से दे देते हैं और उसको कॉल्स इन एडवांस बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना, कॉल्स इन एडवांस कंपनी तभी रिसीव कर सकती है जब उसके आर्टिकल्स में मेंशन्ड है। अगर आर्टिकल्स में मेंशन्ड नहीं है तो कंपनी कॉल्स इन एडवांस नहीं ले सकती, उनको ये पैसा वापस करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, कॉल्स इन अरियर्स और कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट का भी पॉइंट आता है। मैंने तुमसे पैसा मांगा, तुमने दिया नहीं, तो हुआ क्या, मुझे पैसे जब मिले तो मेरे को इंटरेस्ट का नुकसान हो रहा है कंपनी को, तो वो तुमसे शेयर होल्डर्स से इंटरेस्ट लेगी या इंटरेस्ट उनको देगी? उनसे इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि कंपनी ने पैसा मांगा, कंपनी को अब उस पैसे पे ब्याज का नुकसान हो रहा है, इंटरेस्ट लेंगे। तो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो कंपनी के लिए इनकम है, ठीक है। अब ये इंटरेस्ट किस रेट से मिलेगा? कंपनी ये इंटरेस्ट किस रेट से लेगी? जो रेट आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन्ड है। अभी मैंने बोलता है आर्टिकल्स में होना चाहिए, जैसे कॉल्स इन उसका, तो कॉल्स इन पे इंटरेस्ट लेना है तो इंटरेस्ट किस रेट से ले जाएगा? जिस रेट से मेंशन्ड है आर्टिकल्स में। अगर आर्टिकल्स में मेंशन नहीं है तो फिर किस रेट से लेंगे? 10% पर एनम। लिख लेना ये बात। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स, पहले तो वो रेट से जिस रेट से आर्टिकल से मेंशन है, आर्टिकल से कुछ भी मेंशन नहीं है तो फिर 10% पर एनम का ब्याज लिया जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें कॉल्स इन एडवांस की, तो कॉल्स इन एडवांस क्या है? आपने पैसा मांगा नहीं फिर भी आपको पैसा मिल गया, तो ये कंपनी के लिए एक तरीके से लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी पे इंटरेस्ट पे करेंगे या रिसीव करेंगे? इस पे हम पे करेंगे, तो ये कंपनी के लिए क्या है? एक्सपेंस है कि तो कंपनी ने वापस भी तो नहीं किया, रख तो लिया, वापस कर सकती थी, करा नहीं। तो अब अगर पैसा रख रहे तो उसे ब्याज दो। किस रेट से ब्याज देंगे? जो रेट आर्टिकल्स में मेंशन्ड है। आर्टिकल्स में कोई रेट मेंशन नहीं है तो है, आर्टिकल्स में कोई रेट मेंशन नहीं है तो 12% पर एनम, 12% पर एनम, ठीक है। इसको याद करने का तरीका कैसा है कि भाई 10 है या 12, किसका 10 है किसका 12, तुम्हें ये याद हो जाता है 10 और 12 है, ये याद नहीं आता किसका क्या है। तो बुद्धि लगाना है, बहुत कॉमन सेंस से लगानी है। नहीं, अगर तुम बैंक के पास जाओ और बैंक में एफडी करो और वहीं साथ साथ बैंक से लोन लो, तो किस पे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है? एफडी पे या लोन लेते हो तो उस पे? लोन पे ना। जब हम लायबिलिटी लेते हैं तब ज़्यादा चुकाना पड़ता है, तो बस यहाँ पे कंपनी के लिए जो लायबिलिटी है वो लायबिलिटी पे ज़्यादा ब्याज देगी, तो उस पर 12 है और कॉल्स इन अरियर्स पे कम है। पुराने कंपनीज एक्ट में ये रेट आधे थे, इसका था 5 और इसका था 6 1956 वाले एक्ट में, बट अब इसको चेंज कर दिया, 10 और 12 कर दिया, ठीक है। आज की डेट में 12% स्टैंडर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है लोन के ऊपर, एक तरीके से, ठीक है। अगर शार्क टैंक देखा किसी ने तो वहाँ पे वो बार बार बोलते भी थे कि स्टैंडर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम ब्याज लेंगे, यानी कि 12% पे ब्याज लेते थे वो ज़्यादातर, ठीक है। तो अब इनकी एंट्रीज क्या होंगी? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स, तो कॉल्स इन अरियर्स अभी हमने डिस्कस किया, कंपनी के लिए इनकम है या एक्सपेंस? इनकम। तो इनकम डेबिट होगी या क्रेडिट? क्रेडिट। तो बताओ जब ये इंटरेस्ट उनको रिसीव होगा तो एंट्री क्या होगी? जब रिसीव होगा
बैंक अकाउंट डेबिट, 2 इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स। ये कंपनी के लिए एक इनकम है, तो ये इनकम कंपनी कहाँ ट्रांसफर करेगी? कैपिटल में। नालायकों, अपने P&L में जो चीज़ इनकम्स होती कहाँ जाती हैं? कहीं भी डाल दो, हमें क्या लेना देना। ये कंपनी डालेगी अपने P&L में, तो उसकी एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, सॉरी कॉल्स इन अरियर्स डेबिट, 2 स्टेटमेंट ऑफ P&L। कंपनी के P&L को स्टेटमेंट ऑफ P&L बोलते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स की ये वाली एंट्री हो गई। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस की क्या एंट्री होगी? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस उनके लिए एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस होता है डेबिट टू बैंक। और क्योंकि ये एक एक्सपेंस है तो कहाँ जाना चाहिए? P&L में। तो उसकी एंट्री क्या करेंगे ट्रांसफर करने की? स्टेटमेंट ऑफ P&L टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, काफ़ी कुछ हो गया। कॉल्स इन अरेज हो गया, कॉल्स इन एडवांस, इंटरेस्ट हो गया उसका, कॉल्ड अप, इशूड, प्रीमियम, पार, डिस्काउंट। ठीक है, कुछ रह तो नहीं गया? ओवर सब्सक्रिप्शन, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरेज, इंटरेस्ट कॉल्स इन एडवांस, 4 फीचर तो बाद में होगा। ठीक है, तो आज अभी इतना ही करेंगे। अभी शेयर कैपिटल पे हमने बेसिक डिस्कशन कर लिया है। अब इसके ऊपर जर्नल एंट्रीज पे जो सवाल है, हमने जो जर्नल एंट्रीज डिस्कस करी हैं, इनके ऊपर सवाल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, अभी की क्लास में कोई चीज़ पूछनी हो, कोई चीज़ डाउट में हो तो डिस्कस कर लो। आई थिंक कुछ कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ही पता चली हो। 5% फेस वैल्यू वाला शायद नहीं पता हो किसी किसी को। फिर कौन सी एंट्री में शेयर्स अलॉट हो रहे हैं, सेकेंड एंट्री में शेयर्स अलॉट होते हैं। तो काफ़ी चीज़ें मैंने कोशिश की है कि तुम लोगों को वो भी बताऊं। हैं 10%, 12% किसी किसी लिए वो भी नया हो गया। ठीक है, पर्सनल अकाउंट है कौन सा, ये भी डिस्कस हो गया, जो तुम लोगों को पता नहीं था कि शेयर एप्लीकेशन, ये जो अच्छा ये जितने भी अकाउंट है ना, शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये सब पर्सनल अकाउंट्स हैं। ठीक है, चलो जी, तो आज फिर इतना ही करते हैं। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय।